जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेड रिलेशंस जो हैं अरब के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो जो है वो बैक टू द एंशिएंट टाइम से जो है वो स्टार्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, मतलब एंशिएंट टाइम से जो है वो अरब के दरमियान और सब अरब जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो खलीफेट इरा था, जो उमैया खलीफ का इरा था, उस टाइम भी जो है वो ट्रेड रिलेशंस कायम थे और उस टाइम पे भी जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं और जो मुस्लिम वॉरियर्स हैं लाइक के हमने देखा था कि उस्मान बिन अबी अलास ने मुगीरा ने किस तरह अटैक किया था, लेकिन कुछ रीजंस थी जिसमें स्कार्सिटी था। फिर आपका जो है डिकॉइट्स की वजह से जो है वो मूव बैक कर गए थे। फिर जो स्टोरी थी स्टार्ट होती है जी के जब उमैया खलीफ जो थे जो वलिद बिन अब्दुल मलिक थे, उन्होंने हजाज बिन यूसुफ को गवर्नर बनाया ईस्टर्न प्रोविंसेस का। ठीक है, उमैया डायनेस्टी के उमैया खलीफेट के जो खलीफ थे, जो खलीफा थे, वलिद बिन अब्दुल मलिक। कौन थे? वलिद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, अब्दुल मलिक जो हैं उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान जिसकी ईस्ट में था, गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस जिसमें आपका ईरान, इराक, अफगानिस्तान केस से आ जाता है, इनका जो गवर्नर है वो किसको बनाया? हजाज बिन यूसुफ। तो उस टाइम पे क्या होता कि बहुत से तजारत करने के लिए बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वे सिलोन गए थे। ठीक है, तजारत के पर्पज से, तजारत के लिए। तो सिलोन के अंदर एक पैंडमिक आ गया, एक डिसीज आउटब्रेक आ गया, और जो अब रूलर था सिलोन का, उसने क्या किया, उसने जो है जो डाइड जो लोग थे जो वहाँ मर गए थे, जो ट्रेडर्स वहाँ पे मर गए थे, उनको और उनकी फैमिली को, उनके विडोज को, उनके ऑर्फन को वो कहाँ भेजना चाहते थे? वो बगदाद भेजना चाहते थे, वो इराक भेजना चाहते थे। ठीक है, और साथ में उन्होंने हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो भी जो हैं वो भेजे थे, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो ज़ियारतें करने जा रहे थे। आपको पता है कि मुस्लिम इराक, ईरान में जो है वो ज़ियारतों के लिए भी जाते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो सिलोन से ज़ियारतें करने जा रहे थे। तो एट शिप का कारवान जो है वो गुजरता है सिलोन के रास्ते से होता हुआ। ठीक है, वो कहाँ से गुजरता है जी? सिलोन के रास्ते से होता हुआ गुजरता है, और वो जो है वो बगदाद जाता है, वो इराक जाता है। तो जब हम रास्ते में जब वो डेबल के मुकाम में पहुंचता है, लाइक वो कराची से पास होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वहाँ पे डिकॉइट्स होते हैं वो उन शिप्स को प्लंडर कर लेते हैं। ठीक है, जब वो डेबल के रास्ते से जो गुजरता है तो जो पायरेट्स होते हैं आ, और रिकॉर्डिंग हो गई है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप लोग अभी क्लास लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पायरेट्स होते हैं जो कोस्टल एरियाज पे होते हैं देबल के, वो क्या करते हैं, उन शिप्स को प्लंडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो बात हजाज बिन यूसुफ तक पहुंचती है, तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ दिस अटैक रीच हजाज बिन यूसुफ, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिन डिकॉइट्स ने ये जो माल लूटा है और मुसलमानों को कैप्टिव बनाया हुआ है, जितने भी ज़ियारतें करने जा रहे थे उन, और जो जो भी विडोज थे और जो भी ऑर्फन्स थे उन लोगों के, उनको जो है आपने कैप्टिव्स बनाया हुआ है। आप जो है उनको, उन्होंने डिमांड किया कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो डिकॉइट्स हैं, उनको पनिश भी किया जाए, और उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें भी वापस की जाए। अब ये उन्होंने किससे कहा? ये सब कॉन्टिनेंट के राजा को कहा। उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के जो अंदर राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है, आल्दो राजा दाहिर जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत अनपॉपुलर था, क्योंकि उसकी गवर्नेंस जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत करप्टेड था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्टेटर टाइप था, तो वो उसकी आवाम भी उसको पसंद नहीं करती थी। और उसने डाकुओं के साथ जो है वो एक रिलेशन बना के रखा हुआ था कि जो तुम माल लोगे और जो भी तुम प्लंडर करोगे उसमें से तुम मुझे भी कमीशन दोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो एट शिप का कारवां पास होता है देबल के सी पोर्ट से, कराची के सी पोर्ट से, पुराना नाम कराची का देबल, तो सिंधी पायरेट्स जो हैं उसको लूट लेते हैं और वुमेन और चिल्ड्रन को प्रिजनर्स बना लेते हैं। तो हजाज बिन यूसुफ कहते हैं कि द कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश। तो राजा दाहिर रिप्लाई करता है कि ही हैड नो कंट्रोल ओवर द पायरेट्स। ठीक है, और इस वजह से वो उनकी बात नहीं मानता और वो उन्हें कहता है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब जब ये बात हजाज बिन
यूसुफ तक पहुँचती है तो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो फ्यूरियस हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इसका तो पूरा-पूरा कंट्रोल है, अगर राजा दाहिर चाहते तो उनको पनिश भी दे सकते थे और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी वापस कर सकते थे। तो इस वजह से हज्जाज बिन यूसुफ डिसाइड करते हैं कि वो ना सिर्फ अब हमला करेंगे बल्कि सिंध को फतह भी करेंगे, सिंध को इन्वेड भी करेंगे। तो टू स्मॉल एक्सपेडिशंस जो है स्मॉल जो जर्नी है वो करते हैं और वो अपनी आर्मी भेजते हैं ताकि जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो अंडरटेक कर सकें राजा दाहिर को, और जो पायरेट्स थे उनको भी पैट्रनाइज किया जाए और अपने जो शिकार हुए हुए थे, जो कैप्टिव्स थे, उनको छुड़ाया जा सके। ठीक है, तो आर्मी भेजते हैं। वो क्या भेजते हैं? आर्मी भेजते हैं जी 1000 सोल्जर्स की। ठीक है, और साथ में 300 घुड़सवारों की। ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ देयर आर्मी चीफ जिनका नाम उबैदुल्ला होता है। ठीक है, लेकिन वो लोग हार जाते हैं, मतलब हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो डिफीट हो जाता है, राजा दाहिर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो जब वो हारते हैं तो हज्जाज बिन यूसुफ तो बड़ा फ्यूरियस थे और वो बड़े पॉइंट पे थे कि मुझे तो सिंध को इन्वेड करना है। तो वो क्या करते हैं, अक्टूबर 711 में वो 6000 सीरियन और इराकी सोल्जर्स की फौज भेजते हैं, जिनके साथ 3000 के जो कैमल्स मतलब कैमल घुड़सवार जो होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, ऊंट सवार जो होते हैं, वो 3000 होते हैं, जिनके साथ सारा सामान होता है। और उसकी कमांड देते हैं अपने सन इन लॉ, अपने नेफ्यू को, जो के होते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो ये स्टोरी जो है ये मोहम्मद बिन कासिम की स्टार्ट होती है, जिसमें हमने देखा कि हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो पॉइंट करते हैं, और हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं वो उनकी कमांड में 6000 सीरियन की सोल्जर्स और 3000 कैमल्स जो है वो भेजते हैं। ठीक हो गया। अब जब वो जाते हैं उस टाइम पे बहुत सी बुक्स में कहा जाता है कि ही वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। ठीक है, और कहीं पे जिक्र आता है कि वो 27 है। तो ज़्यादातर जो रिकमेंडेड है वो यही है कि ही वाज 17 एट द टाइम। ठीक है, तो अब जब वो उन सोल्जर्स को भेजते हैं तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम है उनका जो हमला करने की जो यूनिकनेस होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं, वो एक कैटापुल्ट बनाते हैं। कैटापुल्ट क्या है? मंजनीक। आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर अगर कोई हिस्टोरियन ड्रामा आप देखोगे या कोई सल्तनत उस्मानिया आपने अगर देखा होगा, तो उसमें ऑटोमन एम्पायर में वो लोग एक मशीन सी बनाते हैं, जिसे आप कहते हो कि मॉडर्न ज़माने में तो हम उसे कैटापुल्ट कहते हैं, जिसमें से आपकी बॉम्ब जो है वो बाहर निकलते हैं और आप उसको जो है वो ब्लास्ट करते हो। पुराने ज़माने में आप उसमें स्टोन डालते थे और उसको उस मशीन को लेबर्स चलाते थे, और वो स्टोन जो है वो किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो उसे मंजनीक कहते थे, जो कि उस टाइम पे 500 आदमी चलाते थे। ठीक है, जिसमें एक लार्ज स्टोन रखा जाता था और उसे ग्रेट डिस्टेंस पे मारा जाता था। तो वो जो है ना वो एक मंजनीक बनाते हैं, और साथ में उनके साथ, क्योंकि वो एक लीडर होते हैं, साथ में वो इन्वेट करने जा रहे होते हैं सिंध को, तो उनके साथ जो गवर्नर होते हैं ना मकरान का, उनके साथ अपनी फोर्सेस भेज देता है कि मैं भी आपके साथ हूँ और हम मिलके जो है वो सिंध को फतह करेंगे, और इस जो सब कॉन्टिनेंट का जो राजा है, जो हिंदू राजा है, इसकी पावर को जो है वो स्पॉइल करेंगे, डिटोरिएट करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम इसके साथ डायरेक्टली हमला नहीं करते। वो सबसे पहले अपने जो फोर्सेस हैं उनको कहते हैं कि जाओ जाके स्पाई करके आओ, जाके इनको देखो, इनको स्पाई करो कि इन लोगों की क्या वीकनेसेस हैं, ये लोग काम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो हाईली सुपरस्टिशियस हैं। ये सुपरस्टिशंस पे, मिथ पे जो है वो बिलीव करते हैं कि काली बिल्ली आ गई, ये हो जाएगा, ये मतलब डिफरेंट सुपरस्टिशंस। ठीक है, और साथ में इन्होंने ना जो इनका एक जगह है जिनको ये रेड टेम्पल कहते हैं, ये इनका पॉलिटिकल हाउस है। यहाँ पे ना सिर्फ ये इनका टेम्पल है, ये सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पे अपनी पूजा करते हैं, बल्कि इनकी एक लेगेसी है जहाँ पे ये सारे रूलर्स बैठ के जो है वो डिफरेंट कॉन्स्पायरेसीज करते हैं, डिफरेंट प्लान्स करते हैं। ठीक है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो कहते हैं कि राजा दाहिर हुक्म देते हैं कि कैटापुल्ट बनाओ, और सबसे पहले हम इस रेड टेम्पल, और उसके ऊपर ना इन्होंने फ्लैग लगाया होता है, जो कि फ्लैग एक रेड कलर का फ्लैग होता है, और वो रेड कलर का फ्लैग इनके कॉन्फिडेंस को, इनकी कह लें कि इनकी करेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा
होता है। जो आपके मोहम्मद बिन कासिम होते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है इस फ्लैग को हटाया जाए, इस फ्लैग को खत्म किया जाए, ताकि जो इनका करेज है, ताकि जो इनका कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो, फिर हम इन पे हमला करेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले देबल का इलाका जो है फतह करते हैं और वहां पे पहला मुस्लिम फुट होल्ड कायम करते हैं। मतलब कि जब मैं बात करती हूँ ना कि मोहम्मद बिन कासिम वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ही वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया। उससे पहले भी हमने देखा कि जो है वो डिफरेंट टाइम पे आपके खलीफेट इरा में डिफरेंट पर्सनालिटीज ने आके जो है वो कैप्चर किया, लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहला फुट होल्ड कायम किया। उन्होंने वहां पे बकायदा एक पूरी जो कह लें कि एक सल्तनत बनाई, उन्होंने वहां पे एक पूरे एरिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अपनी पॉलिसीज बनाई, ताकि लोगों के लिए जो है वो कन्वीनियंस हो, ताकि लोग जो है वो एक लेगेसी को देखें, ताकि लोग जो है इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लामिक इम्बेलम को जाने। तो उन्होंने डैबल के इलाके से शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी तरफ जो है वो नीरन का इलाका फतह किया, मॉडर्न हैदराबाद को फतह किया, और उसके बाद जो है जब वो ये साथ-साथ फ़तह करते गए तो वो दाहिर जो है वो रेड टेंपल की जगह से, देबल की जगह से वो भाग गया था, ठीक है? तो वो उसके पीछे जो है वो मॉडर्न हैदराबाद गए, उस इलाके को फ़तह किया। फिर उसके बाद है वहाँ के लोगों ने आपको बहुत सराहा और आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जो इन्हेबिटेंट्स थे उन्होंने आपको बहुत पसंद किया। फिर दाहिर को जो है आपने रेओर के इलाके में जो है वो अपोज़ किया और उसके बाद आपकी एक जंग होती है, जिसकी बाद दाहिर जो है रेओर के इलाके में जो है वो शिकस्त हासिल करता है और यहाँ तो वो मर जाता है, ठीक है। आप उसको किल्ड कर देते हैं रेओर के मुकाम पे, ठीक है। फिर जब रेओर का मुकाम है वो भी आप अपने मुसलमानों के हाथ आ जाता है, तो इस तरह आप नीरन के अलावा फिर नीरन का इलाका आपके कंट्रोल में आ जाता है, देबल का इलाका आपके कंट्रोल में आ जाता है, मॉडर्न हैदराबाद का इलाका आपके जो है कंट्रोल में आ जाता है। नीरन उसी कहते हैं, नियर मॉडर्न हैदराबाद। फिर रेओर का इलाके में आप राजा दाहिर को शिकस्त देते हैं, उसको मार भी देते हैं और साथ ही साथ आप वो इलाका भी जो है फतह कर लेते हैं। फिर आप फर्दर आगे जाते हैं और फिर आप ऑक्युपाइड करते हैं अलड़ का इलाका, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है सिक्का फोर्ट्रेस जो कि रावी के बैंक जो रावी है हमारा, उसके पास जो है सिक्का अच फोर्ट्रेस, उसका इलाका जो है वो फतह करते हैं और 2 मंथ और फिर मुल्तान की तरफ जाते हैं और मुल्तान में आप 2 मंथ की रेजिस्टेंस में, तो 2 महीने लगातार लड़ाई हो रही है हिंदूज के साथ, हिंदूज ओवरपावर्ड करते हैं फिर आप और उनको डिफीट करते हैं और इस तरह जो है आप ये सारे इलाके जो है वो फतह कर लेते हैं और राजा दाहिर मर जाता है और इस तरह जो सिंध है वो इन्वेड हो जाता है। तो वही वाली बात है कि वी हैव टू कीप दैट इन माइंड जब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, तो हमें ये सारे इलाके जुबानी पता है कि आप इस तरह चले, आपने देबल में फुटहोल्ड कायम किया, देन आपने नीरन का इलाका फतह किया, रेवाड़ में राजा दाहिर को शिकस्त दी, फिर जो सिक्का फोर्ट्रेस है उसका इलाका, फिर अलड़ का इलाका, फिर इस तरह आप जो है ब्रह्माबाद का जो इलाका है मतलब इस सब के पहले आपने ब्रह्माबाद का इलाका जो है उसको फतह किया। लेकिन वो आगे जाना चाह रहे थे, आपका प्लान था कि आप जो है वो आगे भी जाएं और आगे के टाउन्स जो हैं, जो फ्यू इंपॉर्टेंट टाउन्स रह गए हैं वो भी आप जो है फतह करें। लेकिन जो न्यू मैंने आपको बताया था ना कि अब्दुल मलिक जो है वो उमैया खलीफेट के जो है वो रूलर थे, तो वो न्यू रूलर आ जाते हैं जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक होते हैं, तो न्यू खलीफ बनते हैं और वो आपको रिकॉल बैक कर लेते हैं, ठीक है। कौन? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, वो आपको रिकॉल बैक कर लेते हैं, वो आपको वापस बुला लेते हैं, ठीक है। और फिर आप 20 साल की उम्र में जो है वो आपकी वफात हो जाती है, लेकिन आप पीछे एक हिस्टोरिक इस्लामिक लेगेसी जो है वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। आपने ना सिर्फ उन इलाकों को फतह किया बल्कि वहां पे पॉलिसीज बनाई और वहां पे एक लेगेसी जो है एक ऑटोनोमस मतलब आपने वहां पे किसी को कोई सजा नहीं दी, वहां पे आपने जर्नल एमनेस्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो जो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो सी पायरेट्स थे ना, जो सी पायरेट्स थे जिन्हें प्रोटेक्ट करता था राजा दाहिर, वो भी जो है वो क्रश्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से एक न्यू इनोवेशन आती है कि आपकी सी ट्रेड जो है वो फ्लरिश्ड हो जाती है। और फिर जो डेबल का जो इलाका है, डेबल का जो पोर्ट था, वो जो जहाँ से ट्रेडिंग होती थी, वो एक कमर्शियल पोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब जो जुरिस्डिक्शन आपने मतलब जो है वो बनाई, उसमें आपने बहुत सी
पॉलिसीज़ बनाई। आपसे सबसे पहली पॉलिसी ये थी कि आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। आपने वहाँ पे किसी को ये नहीं कहा था कि नाउ इट इज़ कंपल्शन दैट यू हैव टू फॉलो द इस्लामिक इम्पेलम। आपने ये कहा ही नहीं था। आप कह रहे थे कि आप अपना रिलीजन जो है वो वहाँ पे बना सकते हो। आपने बहुत लीनिएंट पॉलिसीज़ बनाई। आपने लोकल पॉपुलेशन को बहुत जनरल वे में जो है उन्हें लिया, जेनरोसिटी से जो है उनको डील किया। आपने रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे दिया। आपने कहा कि अरब्स जो हैं वो लोकल से जो है वो शादी कर सकते हैं। आपने वहाँ पे जज़िया, लॉ एंड ऑर्डर जो है, टैक्सेशंस वगैरह जो है वो अबॉलिश किए और जज़िया इम्पोज़ किया आपने वहाँ पे। आपने वहाँ पे जो है जो इस वजह से आपकी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा जो है वो लीनिएंट थी कि बहुत से लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। और इस वजह से ये इस्टैब्लिशमेंट, ये जो स्टेप है, ये जो फुटहोल्ड है, इसने एक फ्यूचर प्रोवोकेशन इस्लाम जो है वो सिंध के अंदर और उसके आस-पास के इलाकों के अंदर जो है वो कर दी। तो सिंध जो है वो एक सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग बन गया। बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं यहाँ पे एंगेज्ड हो गए। वो अपनी नॉलेज जो है स्प्रेड करने लग गए। जो डिफरेंट बुक्स जो है वो अराबिक में ट्रांसलेट की गई और इसमें हमें डिफरेंट स्कॉलर्स का नाम आता है। महमूद जो है आपके हारून अल रशीद, उन्होंने जो बहुत से जो बुक्स हैं इस पे लिखी। और इस तरह जो है वो सिंध का इलाका एक इस्लामिक टेरिटरी में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने यहाँ पे एक इस्लामिक इम्बेलम कायम किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो है वो रूट जो है वो बनाई। अब उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहले जी ट्रीटेड सारे लोकल्स को जो है वो एक साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जू है, चाहे वो मुसलमान है। हर किसी को माफ़ी का ऐलान है, किसी पे कोई सख्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने सिंध के लोगों को ज़िमिस का लक़ब दिया। उन्होंने जो है रैप को अलाउड किया कि वो लोकल्स के साथ मैरिड कर सकते हैं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ वर्शिप दिया कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी रिलीजन जो है वो ले सकते हैं। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इस्लाम को जो है वो फ़ॉलो करना है। फिर ना तो आपने सिर्फ़ मुस्लिम जो मौलवी थे या मुस्लिम उम्मा जो थे, उनकी सैलरीज़ अपॉइंट की, इसके साथ आपने जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के थे, चाहे वो जो है वो डिफरेंट रिलीजन के थे, आपने उनकी भी सैलरीज़ जो है वो देना शुरू की और वो गवर्नमेंट फंड से जो है वो जाती थी। आपने वहाँ पे जज़िया जो है इम्पोज़ किया, आपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रिस्टोर किए। आपने वहाँ पे जो है मॉस्क एंड रिलीजन्स जो है मॉस्क और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाने की तरफ जो है वो इंटरेस्ट शो करवाया और उसको जो है उसको फोर्सफुली एप्लीकेबल करवाया। और मतलब ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम जर्नल हु डिडंट फोर्स टू एक्सेप्ट इस्लाम। इन्होंने जो है बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको इस्लामिक इम्बेलम का हिस्सा बनना है, आपको इस्लाम को जो है वो फोर्सफुली जो है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए थे कि उन्होंने जो है वहाँ पे पहला फुट होल्ड कायम नहीं किया था, वहाँ पे पहला एक ऐसा इस्लामिक टेरिटरी नहीं बनाई थी, हमेशा कंपल्शन थी। तो जब लोगों ने आपकी इस जेनरोसिटी को देखा और लोकल्स आपसे रियली इम्प्रेस्ड हुए, तो ऑब्वियसली वो एक जो जगह थी वो एक सोसाइटी में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। फिर उसके आसपास के इलाके वहाँ जब अनाउंस कर दिया कि अब अरब्स यहाँ पे आ सकते हैं और लोकल से शादी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर बहुत से प्रीचर्स आए, वो यहाँ पे सेटल्ड हुए और फिर इस तरह कम्युनिटी बनी। और इस तरह सिंध के अंदर हमें नज़र आता है कि मुस्लिम एम्पायर जो है, मुस्लिम एम्बेलम जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। तो हम जब इसको लिखेंगे ना, देखें अब मैंने जो है ना ये मैंने सारा डिस्कस किया है। मैंने आपको क्वेश्चन कल भी डिटेल में बताया था। मैंने यहाँ पे लिखा है एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और जिसमें मैंने पहले सिंध और पंजाब की बात की है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ये जी आपका एक मिनट, ये अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, ठीक है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट क्या है, आपका नॉर्थ वेस्ट ये इलाका है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका पहले सिंध और पंजाब आ जाता है, ठीक है। तो सिंध और पंजाब के अंदर किस तरह जो है वो मुस्लिम जो है वो इन टेरिटरी बनी या मुस्लिम इम्बेलम बना। स्टोरी मेरी वही है कि सिलोन में मर्चेंट्स आए, राजा दाहिर आए, फिर किस तरह जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आए। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है
मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो किस तरह जो है वो इम्बैलम जो है वो उसको किया, फिर किस तरह उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई और उस वजह से कौन-कौन से इलाके जो हैं वो सिंध के अंदर शामिल हो गए और मुसलमान जो है वो उस एरिया में हो गए। अब नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें तो ये हमारा जो है वो हिस्सा हो गया ना पंजाब और केपीके का, ठीक है? तो इसको हमने जो है वो स्टार से जो है वो हमने इसको शो करवा दिया कि ये इलाका जो है वो अब मुसलमानों के कंट्रोल में जो है वो आ गया, ठीक है? अच्छा, मैप जो है ना, आई विल लेट यू नो कि मैपिंग कैसे करते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल मैप की डेमोंस्ट्रेशन करवाऊँगी और उस मैप की डेमोंस्ट्रेशन में हम ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, अब मैं थोड़े नोट्स की तरफ आऊँ और बताऊँ थोड़ा हमने लेक्चर को करना किस तरह है। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी। जी, जी, करंट अफेयर्स में आई विल लेट यू नो द वर्ल्ड मैप। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और हमने मोहम्मद बिन कासिम देखा। मोहम्मद बिन कासिम ने रूल किया 712 से 715 तक, ठीक है? 17 इयर्स ऑफ एज में आए और 20 इयर्स ऑफ एज में जो है वो उनकी डेथ होगी, ठीक है? फिर हम देखेंगे पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम पीरियड। पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम पीरियड में हमने देखा कि जो पॉलिसीज़ जो हैं, जो लीनिएंट पॉलिसीज़ जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अप्लाई की थी, उन लीनिएंट पॉलिसीज़ की वजह से जो आस-पास का इलाका है उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स आए और वो एक मुस्लिम एंटिटी बन गई। अब हम देखेंगे कि फिर ये जो इलाका है, अब गज़नवी कैसे आए और गज़नवी कौन थे और वो गज़नी के एक इलाके से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वो किस तरह सबकॉन्टिनेंट में आए, उस टाइम पे इंडियन रूलर क्या था और फिर उनकी एफर्ट्स क्या थी, उनकी एफर्ट्स की वजह से कौन-कौन से इलाके आए। तो जो गज़नवी पीरियड था वो 961 से 1186 तक था। फिर गज़नवी के आगे जो है हमने गौरी पीरियड देखना है और गौरी के बाद हमारी ये डायनेस्टीज़ आती हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोदी और फिर मुगल एम्पायर। मतलब कि 712 से ऑनवर्ड 1857 तक जो है वो हमने पढ़ना है, ठीक है? जिसमें हमारा जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सबकॉन्टिनेंट, कि सबकॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों का अरूज किस तरह हुआ, मुसलमान इवॉल्व किस तरह हुए, मुसलमानों की ग्रोथ किस तरह हुई, ठीक है? फिर आगे हमारे पास जो है जी ये डिटेल नोट्स हैं जिसमें ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि किस तरह खलीफेट एरा में जो है वो हमारे पास जो है वो रूलर्स आए और फिर ये आपका है जी के आपका जो मोहम्मद बिन कासिम हैं उन्होंने किस तरह जो है वो रूल किया, फिर उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो प्लीज़ मैंने ऑलरेडी ये नोट्स आप लोगों को शेयर कर दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने इधर से पढ़ना है। साथ में जो बुक मैंने आपको बताई है वो बुक शमशाद अहमद की है जी, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। ये मेरे जो हैं वो यूनिवर्सिटी नोट्स हैं और ये बहुत रिसर्च नोट्स हैं, इनको फॉलो करना है, इनमें डेट टाइम बिल्कुल सही से लिखा हुआ है और साथ में जो है आपने जो मेरे रिटन नोट्स हैं उनको भी जो है वो लेना है। जब हम डायनेस्टीज़ पे आएँगे ना, आपने एक बात याद रखनी है, जब हम डायनेस्टीज़ पे आएँगे ना तो डायनेस्टीज़ के अंदर कुछ रूलर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ रूलर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हमने गो थ्रू करना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट को हमने हाइलाइटर ग्रीन से करना है, नेगेटिव को जो है वो हम ऑरेंज हाइलाइटर रखें, ताकि जब हमने नोट्स पढ़े ना तो हमें एम्बिगुइटी ना हो। अपने आप को जितना क्लियर रखेंगे ना, जितना अप टू द मार्क रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होंगी, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोगों को मसला होगा, आप लोगों को जो है वो कोर्स को समझने में, कंटेंट को फ़ॉलो करने में बहुत ज़्यादा इश्यू होगा, ठीक है? अभी बिल्कुल स्टार्ट था तो मैंने सिर्फ़ एक टॉपिक पढ़ाया, मोहम्मद बिन कासिम। कल हम गज़नवी और गौरी खुद करेंगे, ठीक है? जिसमें हम देखेंगे अलबतगीन कौन था, सबुक्तगीन कौन था, फिर गज़नवी कैसे गज़नवी जो है वो कैसे आए, फिर उसके बाद जो है वो उनके जो फ़ोर मतलब उनकी जो जनरेशन थी मसूद, महमूद, बहराम, उनसे कैसे गवर्नेंस जो है वो सँभाली नहीं गई, फिर किस तरह गौरी ने उसको ओवरकम कर लिया और फिर गौरी का पीरियड जो है वो किस तरह रहा, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस वीक में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम इन द सबकॉन्टिनेंट कवर करवा दूँ, फिर हम अपने रेनेसां पीरियड की तरफ जो है वो चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ? डाउनलोड करने से बेहतर है कि अपने रूम में या अपने सामने किसी बुक पे किसी नोट्स के अपने रजिस्टर पे लगा लो। एक खरीद लो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप और एक पाकिस्तान का मैप ले लो और उसको अपने सामने रखो। जब भी मैं चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ या कुछ भी डिस्कस कर रही हूँ तो उसको सामने रखा करो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का?
क्लास काइंडली लेट मी नो। अब जी, जी, बोलें। मैम ये सारा एरा जो है ये मुस्लिम रूलर का है, सारा एरा ये मुस्लिम रूलर का है। जी, जी। जी, जी, ऑब्वियसली ये सारा मुस्लिम रूल है। हम मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सबकॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। इसमें जितने भी हम वॉरियर्स का ज़िक्र कर रहे हैं, जितने भी हम रूलर्स का ज़िक्र कर रहे हैं, वो सारे मुस्लिम हैं, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? अभी हम आगे जाके देखेंगे कि मुगल एम्पायर में जो वॉर्स होती हैं हिंदू राजा के साथ, वो कौन-सी होती है, बैटल ऑफ प्लासी क्या है, पानीपत की वॉर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कोई क्वेश्चन क्लास? मैम मैप के बारे में मैं ये पूछना चाहता था कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि ये कंट्री कहाँ पर लाई करती है, ये कंट्री कहाँ पर लाई जी, करती है। जी, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मुझे उसके लिए जब मैं अदारे पढ़ाती हूँ ना, तो अदारों में हम लोगों ने जैसे सार्क पढ़ा था, जैसे आसियान पढ़ा था, तो उसका तो आपको आइडिया होगा कि अब सार्क के अंदर कौन-सी स्टेट्स हैं, आसियान की स्टेट्स कहाँ लाई करती हैं। तो मैं ऐसा करूँगी कल आज करंट अफ़ेयर्स की क्लास में ना, मैं इकोनॉमी का टॉपिक शुरू करवाने के दौरान थोड़ा वर्ल्ड मैप भी आपको समझा दूँगी, ठीक है? तो थोड़ा आइडिया वो साथ-साथ 2-3 लेक्चर्स में जब मेरे साथ टॉपिक्स करोगे, जब हम स्टेट को स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे, कंटेम्परेरी रिलेशंस पढ़ेंगे, मैं साथ-साथ इलैबोरेट करूँगी, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन इसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप अपने रूम में या तो मैप लगा लो पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, और जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ, मैं देवल की पोर्ट कहती हूँ, कराची की पोर्ट कहती हूँ, उसको सामने रखो और उसको गो थ्रू करते रहा करो। तो ये चीज़ जो है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? मोहम्मद बिन कासिम जो हैं ऑलरेडी वो वॉरियर थे, ऑलरेडी वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे, और उनके चाचा ने उन्हें यहाँ बुलाया था, हजाल बिन यूसुफ ने, कि आप आओ और आर्मी को लीड करो और सिंध में जो है वो हमला करो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन क्लास? आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। टाइम यही है, टाइम हमारा यही क्लियर है। हमने चीज़ों को लेके चलना है, साथ-साथ चीज़ों को पढ़ा करो, और अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपने नोट्स दिखाओ मोहम्मद बिन कासिम पे और इस क्वेश्चन पे किस तरह बना रहे हो, ताकि मैं उसको साथ-साथ ओवरकम करती जाऊँ जो-जो आप लोगों की मिस्टेक्स है, ठीक है? एंड इसके अलावा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो काम मैं करवा रही हूँ, उसको साथ-साथ कर लिया करो, ठीक है? बाकी दोज़ हू आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन, वो मुझे डीएम कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ये नोट्स मैं उन्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और मैं ऑलरेडी जो है वो आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? और बाकी जो भी इश्यूज होंगे, यू हैव टू डिस्कस द इश्यूज विद मी, आई विल थिंक लेट द थिंग्स क्लियर विद यू, ठीक है? तो आप लोग जो है वो उन चीज़ों को जो है वो फोकस कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।